सो हेलो गाइस। देखिए, हमारा जो पीवाई की सीरीज हमने चलाया है, इस पर ये हमारा आज 10th सीरीज है। ठीक है। और इसके पहले हमने यहाँ पे 9 एपिसोड यहाँ पे किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जाकर के उसको देखिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि गुब्बारे में सिरका मतलब विनेगर जो होता है और जो बेकिंग सोडा होता है, इसको मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है जिससे वो फूल जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सिरका की बात करें अगर, तो सिरका का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। ठीक है। इसी को हम ये किस में पाया जाता है? तो ये एसिटिक एसिड में पाया जाता है। सिरका अगर आपसे पूछा जाए किस में पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड में पाया जाता है। और जो इसका आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी नेम जो होता है वो होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम होता है, यही पूछा जाता है, मेथेनोइक एसिड। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। और वैसे तो इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको और भी बताया था इससे पहले, अगर आपको याद होगा तो, उसका नाम होता था सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, तो नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। और अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन की खोज कौन किया था, तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया था, सीले एंड प्रिस्टले। ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका फॉर्मूला CO2 होता है। और इसको हम ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम ठोस बर्फ, सॉरी शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो ड्राई आइस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस मतलब शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जो HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? मानव विकास सूचकांक। 2021 के अनुसार, क्योंकि ये पेपर 2024 का है, इस वजह से 2021 का क्वेश्चन या 2022 का पूछ सकता था। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किस देश में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा, महिला जीवन प्रत्याशा का मतलब है बच्चे के जन्म के समय कितनी महिलाएं वहाँ पे जीवित रहती है ना, क्योंकि हम जानते हैं भारत में ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे के जन्म के समय महिला महिला की मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर हम देखें किस देश में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा मतलब सबसे ज़्यादा महिला जीवित रहती है जन्म के समय, वो सबसे अधिक किस देश में थी? तो वो था मालदीव। कहाँ पे था? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या होती है? मालदीव की राजधानी होती है माले। बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? टका चलता है। और श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, आपको याद रखना है, श्री जयवर्धनेपुरे, थोड़ा सा बड़ा नाम याद रखिएगा, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे इसकी राजधानी है। ठीक है। भूटान की बात करें, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू होती है। ठीक है। कुछ और बातें करते हैं हम। देखिए, ये तो HDI 2021 हो गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप जो ये पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या इससे 2025 में क्वेश्चन आएंगे? तो क्योंकि हम बताते हैं इस वजह से HDI जो 2025 आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी करेंगे। HDI में सबसे पहले कि इंडिया की रैंक क्या है, आपको ये पता करना है। इंडिया जो है वो 130 नंबर पे है, कितनी कंट्री में? 193 देशों में। ठीक है। इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें अगर हम, पहले नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल जो है वो 145 नंबर पे है। ठीक है। भूटान कितने नंबर पे है? तो भूटान जो है 125 नंबर पे है। ऐसे ही पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान 168 नंबर पे है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंडिया की रैंक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नंबर 1 पर कौन है, ठीक है, नंबर 1 पर अगर बात करें तो नंबर 1 पर आइसलैंड है। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट और
नेक्स्ट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें थी 2025 के बारे में, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक क्या है और इसके कुछ पड़ोसी देशों में क्या रैंक है ये पता होना चाहिए हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से महान स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ के अवशेष मिले। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, लोथल कहाँ पे है, लोथल गुजरात में है। हड़प्पा तो पता ही है पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कालीबंगा का खोज कौन कराया था, तो कालीबंगा का खोज BL जोशी ने कराया था। खोज मतलब उत्खनन BL जोशी ने कराया था। ठीक है, लोथल में एक चीज़ और याद रखना है, लोथल में हमको यहाँ पे क्या मिला था, तो गोदी या इसी को बोलते हैं गोदी। अगर आपसे कभी पूछा जाता है जो गोदी बंदरगाह होते थे इसके साक्ष्य कहाँ पे मिले थे हड़प्पा सभ्यता में, तो वो लोथल से ही मिले थे। गोदी बंदरगाह जो होते थे, गोदी मतलब ही बंदरगाह होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो वो लोथल में ही मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि जो ऋग्वेद था इसका सबसे पहला जो नमूना है वो किस भाषा में था, तो ये इंडो यूरोपियन भाषा में था। किस भाषा में था, इंडो यूरोपियन भाषा में था। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, कुछ आप याद रख सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ थे, अगर आपको पढ़ना है तो पता कर लो आप। ऋग्वेद में जैसे एक कौशेतिकी था, कौन था, कौशेतिकी एक ब्राह्मण ग्रंथ था, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ऐतरेय है, ऐतरेय और कौशिकी ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं कि ये किस वेद से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद माना जाता है, सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद होता है। और इसमें जो मंत्रों का जाप करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, पुरोता के नाम से जाना जाता था, पुरोता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतनी बातें ऋग्वेद के बारे में बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष ये आया था। तो हम जानते हैं कि हमारे गांव में, अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे तो आपको पता होगा आज भी हमको फ्री राशन मिलता है। तो पहले फ्री राशन नहीं मिलता था हमको, आपको पता है पहले फ्री राशन नहीं मिलता था। पहले वीट की बात करें, वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ हमको कितने में मिलता था, तो 2 रुपये किलो मिलता था इस एक्ट के तहत। और जो राइस होता था मतलब चावल जो होता था वो 3 रुपये में मिलता था, फ्री नहीं मिलता था। लेकिन जब कोरोना काल में भारत एक स्कीम लेके आई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना, जिसमें क्या कर रही थी गवर्नमेंट, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रही थी। तो कुछ दिनों बाद क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इन दोनों स्कीमों को मतलब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना था इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पार्ट बना दिया, जिसके थ्रू अब जो है गवर्नमेंट क्या करती है, हमको राशन जो है फ्री में, अब आप राशन लेने जाते होंगे तो आपको यहाँ पे फ्री में राशन मिलता होगा आई थिंक। तो ये एक्ट कब आया था सबसे पहले, ये 2013 में बनाया गया था, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से मिला था, मतलब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था इनको, तो 2009 में इनको मिला था। ठीक है, 2015 में अगर बात करें, एक संगठन है या आप बोल लो कि नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट, याद रखना है आपको। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, लेकिन प्लानिंग कमीशन की जगह 2015 में यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर, आप इसको बहुत देखते हो न्यूज़ में ये रहता है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आया। और ये कब आया, ये 2015 में आया। और किसके जगह पे आया था, तो ये प्लानिंग कमीशन के जगह पे आया था, प्लानिंग कमीशन के जगह पे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 2015 में मैंने आपको बता दिया। तो इनको कब मिला था, तो इनको 2009 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में हिंदू विवाह पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह मतलब हिंदू हिंदू रीमैरिज, हिंदू रीमैरिज, हिंदू विडो रीमैरिज को बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वो था, वो कब आया था, तो वो 1856 में आया था। हम जानते हैं जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी उसी के साथ संगाल में आया था ये। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक थे, 1848 से लेकर के 1856 तक थे।
तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह को यहाँ पे कानूनी घोषित किया था 1856 ईस्वी में। ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए सती प्रथा थी वो किसने अंत किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और किस साल में किया था? तो ये किया था 1829 में किया था। ये 29 है, 1829 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2022-23 में भारत का कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इस समय आप देखेंगे पोटैटो, पोटैटो माने आलू, आलू में नंबर 1 पे है। मिल्क में नंबर 1 पे है, मिल्क मतलब दूध में। और शुगर केन मतलब गन्ने में तो नंबर 1 पे है ही अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी एक ब्रह्मोस की एक यूनिट भी लगाई जा रही है लखनऊ में। ब्रह्मोस मैन्युफैक्चर की एक यूनिट यहाँ पे लखनऊ में लगाई जा रही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट के सेवारत मतलब जो रिटायर्ड या रिटायर होने वाले जज हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, मतलब वो कितने साल में वो रिटायर हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का अगर जज का पूछे आपसे तो आपको बताना है 65 ईयर। और अगर ये आपको हाई कोर्ट का पूछे, आपका हाई कोर्ट का पूछे, हाई कोर्ट का आपको बताना है 62 साल, 62 ईयर्स। ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था और वेदों की ओर वापस लौटो के नारे किसने दिए थे? बहुत आसान क्वेश्चन था, जो पढ़ा होगा उसके लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये किस पे विश्वास करते थे? ये वैदिक फिलोसॉफी पे विश्वास करते थे। वैदिक फिलोसॉफी पे विश्वास करते थे ये। और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किसके बारे में। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अब मैं आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बता देता हूँ। जो राजा राम मोहन राय हैं इनको आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में इनको जाना जाता है सबसे पहले तो। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने 1814 में, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बातें उसी को बताते हैं, 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। शायद सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। आत्मीय आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1814 में किया था। फिर इन्होंने 1817 में क्या किया था? 1817 में, उसके बाद ये 1820 में इन्होंने क्या किया था? फिर उन्होंने 1828 में क्या किया था? 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 1817 1820 में क्या किया था, आपको बताना है कमेंट में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आत्मीय सभा के बाद इन्होंने 1817 और इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन के संबंध में अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन में इन्होंने क्या क्या किया था? एजुकेशन में इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? अपना वेदांता कॉलेज। ठीक है, इन्होंने की थी। और उसके बाद इनकी कुछ जर्नल्स हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। वो जर्नल्स कौन कौन से हैं? एक तो है संवाद कौमुदी। ये बहुत पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी किसका जर्नल है? संवाद कौमुदी। और एक है मिरातुल अखबार। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरातुल अखबार। ठीक है। ये दोनों जर्नल्स राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था। और 12 जनवरी को ही मैंने कल बताया था आपको कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि अगस्त 2023 में गुजरात सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? मैंने आपको कल बताया था कि ओडीओपी जो है ये 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और गुजरात ने इसमें 2023 में 25 करोड़ रुपए आवंटित किए। ठीक है। ये टोटली करंट अफेयर पे बेस्ड है। कह रहा है कि कौन सा विकल्प है जो कि क्षण के आकार का मतलब रॉड शेप होता है, आनुवंशिक सूचना रखने वाला होता है,
और केवल कोशिका विभाजन के समय ही ये दिखता है और केंद्रक में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है, केंद्रक में वो चीज़ है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मान लो ये हमारा केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस है। अब इसी केंद्र के अंदर क्या होता है, इसी केंद्र के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर और खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। और डीएनए के बाद हम जानते हैं, डीएनए के बाद हमको जीन मिलता है, डीएनए को, और जीन के बाद हमको क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड मिलता है, न्यूक्लियोटाइड मिलता है ना। ठीक है, तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की खोज कौन किया था, वर्ल्डेयर ने किया था। किसने किया था, वर्ल्डेयर ने क्रोमोसोम को की खोज किया था। डीएनए की खोज जो है वो वैसे तो वाटसन और क्रिक हो जाता है, वाटसन और क्रिक यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, और बात तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो न्यूक्लियस के अंदर ही यहाँ पे क्रोमोसोम होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है। राइबोसोम की बात करें, कल मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम यहाँ पे पाया जाता है इस तरीके से, और ये दो प्रकार का होता है राइबोसोम, हमने बताया था, एक होता है स्मूथ, आपका अच्छे से यहाँ पे रिवाइज हो रहा होगा, एक वो स्मूथ होता है और एक रफ होता है। मैं बताया था जो स्मूथ वाला होता है ये फैट से रिलेटेड होता है, और जो रफ वाला होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 80S होता है, ये ज़्यादा क्या करता है, सॉरी, रफ वाले को पहले हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये ऐसे नहीं मानते। रफ वाला जो है, ये दो रफ वाला जो है ये दो भाग में होता है, जो जो राइबोसोम होता है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, राइबोसोम जो है, मैं सीधे से बता देता हूँ, ये तो मैं बात कर रहा था किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा था मैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ राइबोसोम की। राइबोसोम जो है दो प्रकार के होते हैं, राइबोसोम एक होता है 70S वाला और एक होता है 80S वाला। ठीक है, और राइबोसोम करता क्या है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है, इतना आप जानिए। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। आत्महत्या, किसी भी कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक समान प्रतिरोध क्षमता वाले चार प्रतिरोधकों को अलग अलग संयुक्त प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए विभिन्न संभावित तरीकों से श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में जोड़ा जाता है। सभी चार प्रतिरोधकों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर 2R है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कभी और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रभुत्व मतलब सुप्रीमेसी के लिए त्रिपक्षीय धर्म हुआ था, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, इसमें किन के बीच में हुआ था, तो ये हम जानते हैं गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना नागभट्ट फर्स्ट ने किया था, नागभट्ट फर्स्ट ने किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था, किसने किया था, दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना किया था। और पाल पाल वंश की स्थापना किसने किया था, गोपाल ने किया था, किसने किया था, गोपाल ने किया था। और सेन वंश की स्थापना किसने किया था, हेमंत सेन ने किया था, किसने किया था, हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था, चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन ने किया था, पुलकेशिन फर्स्ट ने चालुक्य वंश की स्थापना किया था, पुलकेशिन फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि जो गैब्रो होता है, क्या होता है गैब्रो, जो गैब्रो होता है वो किस प्रकार के शैलों का उदाहरण है। तो आप कक्षा 9-10 से ही पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे जो शैल मतलब रॉक्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है रॉक्स, कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के, आपने पढ़ा ही होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तीन तरीके के रॉक्स हमने पढ़े हैं। जैसे एक क्या होता है आग्नेय शैल मतलब इग्नियस रॉक, में IR लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे आई थिंक। उसके बाद एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कायांतरित शैल, और एक क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक मतलब औषधि शैल। ठीक है, अगर हम इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय शैल की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, इग्नियस में आप देखेंगे तो जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट होता है, फिर इसमें बेसाल्ट आता है, गैब्रो भी आता है। ठीक है, गैब्रो, उसके बाद आप देखेंगे इसमें डायोराइट, कई सारे रॉक्स यहाँ पे आते हैं। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं अपने इग्नियस रॉक में मतलब औषधि सॉरी आग्नेय आग्नेय शैल में। मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी कई सारे आते हैं। मेटामॉर्फिक में आपको क्या याद रखना है, मार्बल याद रखिए। मेटामॉर्फिक मतलब हो गया आपका, और मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित जो शैल होते हैं, इसमें मार्बल आता है, इसमें स्लेट आता है, स्लेट, स्लेट के बाद नीश भी आता है, नीस आता है, सिस्ट आता है, सिस्ट आता है, और उसके बाद आप देखेंगे क्वार्टजाइट भी आता है, क्वार्टजाइट भी इसमें आता है। ठीक है,
और अगर आपसे पूछे कि जो सेडिमेंट्री रॉक होता है इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से रॉक्स आते हैं, इसमें आप देखेंगे सैंड स्टोन आता है। क्या आता है? सैंड स्टोन आता है। उसके बाद लाइम स्टोन भी आता है इसी में। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर भी आता है। सेल आता है। ठीक है, ये सब यहाँ पे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये सारे याद कर लो यार, डायरेक्टली पूछता है तो जो जैसे इसमें पूछा है, तो इसमें क्या पूछा था, जो गैब्रो है वो आग्नेय साल का उदाहरण है, ये इसका सही आंसर है। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था यार। अभी तक तो प्लेयर पूछता था, लेकिन कोर्ट की लंबाई 13 मीटर होती है। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। और 2025 में अगर मैं आपको बात करूं, तो अभी कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है। क्या हुआ है? कबड्डी वर्ल्ड कप। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 यहाँ पे, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। पहली बात तो ये कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुआ था। और जीता कौन इसको? तो जीतने वाला मतलब विनर कौन है इसका? तो विनर है वो इंडिया है। इंडिया है, चाहे वो मेल की बात हो और चाहे फीमेल की बात हो, दोनों में भारत ने जीता है। मेल और फीमेल दोनों में भारत ने ही जीता है। इंग्लैंड में हुआ था, आपको याद रखना है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो वो जो है सुरबहार से संबंधित है। सुरबहार से संबंधित। ठीक है, बांसुरी आपको याद रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं किससे संबंधित होते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी से संबंधित होते हैं, चौरसिया से। ठीक है, सारंगी जो है वो नारायण एक करके कोई है, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया है, वो किससे संबंधित है? क्योंकि ये करंट में है, इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ये तबला से संबंधित है, आपको याद रखना है, तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि जो तमिलनाडु का जो चिथरई उत्सव है, चिथरई उत्सव किस देवी को समर्पित है? तो ये आपका मीनाक्षी से संबंधित है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मीनाक्षी टेम्पल है इसको किसने बनवाया था? इसको कुलशेखरा ने बनवाया था। कुलशेखरा ने बनवाया था इसको। ठीक है, और कहाँ पे है ये? तो ये तमिलनाडु में है। ऐसे मैंने आपको एक टेम्पल और बताया था, बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल आपको बताया था। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे था? तंजावुर में था। तंजावुर में था। और इसको किसने बनवाया था? इसको राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि चोल वंश के थे। राजेंद्र फर्स्ट ने इसको बनवाया था, चोल वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख है? तो वही जीवन का अधिकार है 21 में, तो स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार यहाँ पे एकदम सही है, यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए 21 हो गया, 21A कभी कभी पूछ लेता है। 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन आपको। ठीक है, राइट टू एजुकेशन ये भी बहुत पूछा जाता है। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार आपसे पूछे तो 21A है। और अगर आपने जीवन का अधिकार पूछे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पूछे, तो 21 में है। वो चीज़ किसमें? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, और अगर आपसे बात करें कुछ और ये पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो आपको बताना है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये अनुच्छेद 26 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि समानता का अधिकार ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, तो ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को किसी भी हानिकारक फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 में। ठीक है, इस तरीके से हमको अनुच्छेद आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो सूक्ष्म वित्त है मतलब माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में SHGBLP की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। इसमें एल का तात्पर्य क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछा है। SHG मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और BLP का मतलब बैंक बैंक लिंकेज प्रोग्राम। कुल मिला के इसका उद्देश्य क्या था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको हम बैंक से जोड़ें, ताकि वो क्या हो, वो फाइनेंशियली थोड़ा से फ्री हों और फाइनेंशियली उनको यहाँ पे थोड़ा मदद की जा सके, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी चोटी हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है? तो ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो कलसुबाई हिमालय में नहीं है। कलसुबाई कहाँ पे है? कलसुबाई जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सी है? वो कलसुबाई। कलसुबाई सबसे ऊंची। और कामेत, अन्नपूर्णा, चंदा देवी, ये सारी हिमालय में आती है। चंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे भारत में शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस प्रदर्शनों में पहले नटराज के रूप में पूजा होती है? तो होती है
शिव की पूजा। किसकी पूजा होती है? शिव की पूजा होती है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो जिंदगी नामा वो कृष्णा सोगिरी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक कब जीता था? तो ये 1928 में जीता था। और मैंने आपको कल बताया था कि एशियन गेम सबसे पहले भारत में कब हुआ था? एशियन गेम हमारा 1951 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली में हुआ था। ये भी आपको याद है। फिर 13 सितंबर 2023 को डीएमके की सांसद तिरुचि शिवा जो है, इनको किस पर बनी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इनको यहाँ पे उद्योग मतलब इंडस्ट्री पर बनी जो कमेटी थी, उसका यहाँ पे इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन यार। आई होप आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। अगर आप ये पूरी सीरीज को कंप्लीट करते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो, अगर आप इसको देखने के बाद सारी सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। तो आपको एग्जाम के बाद ही पता चलेगा, आप मुझसे खुद ही बोलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करिए यार, शेयर भी करिएगा एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।